नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और यहाँ पे हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक की, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके विश्व युद्ध तीसरे के समीप आते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो फोकल पॉइंट होगा वो रशिया यूक्रेन के युद्ध का होगा। तो ये युद्ध जो अब 2 साल से भी ज़्यादा समय से चल रहा है और इसका आगे भी कोई हल देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्यों हम विश्व युद्ध तीसरे की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह से विश्व युद्ध हो चुके हैं वो मानव इतिहास में उनसे बड़ी त्रासदी पहले कभी नहीं हुई थी। अब जो तीसरा होने वाला है उसका तो अनुमान लगाना ही, कल्पना करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो परमाणु हथियार जब चलेंगे तो वो बस उस इलाके में, उस क्षेत्र में ही सिर्फ विध्वंस नहीं करेंगे, बल्कि जो पूरी पृथ्वी है उस पर विध्वंस फैलाएंगे, क्योंकि उनका जो रेडिएशन है वो हवा के थ्रू सभी जगहों पे जाएगा। तो बहुत ही खतरनाक ये सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ अब ये बात। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, उसमें ट्रंप फिर से वापस आ गए हैं। तो जनवरी 6 में वो शपथ लेंगे। अभी तो वो बस ट्रांजिशन फेज होता है अमेरिकन इलेक्शन में। तो अभी भी जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है अमेरिका के। अब जो बाइडेन जो है उनके साथ जो टीम है वो चाहती है कि रशिया के साथ युद्ध चलता रहे और भी चलता रहे। और उसका मुख्य कारण मैं थोड़ा डिटेल में आगे बताता हूँ। लेकिन बात यहाँ पे ऐसी है कि क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं तो उससे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से इस युद्ध को बढ़ाया जाए, ताकि ट्रंप आने के बाद ट्रंप भी कुछ नहीं कर पाए। अब ट्रंप ऐसा क्या कह रहे हैं जिसके कारण जो बाइडेन को लगता है कि ट्रंप इस युद्ध के खिलाफ है। तो ट्रंप ने हमेशा से कहा है कि वो युद्ध में विश्वास नहीं रखते, वो डील में, नेगोशिएशंस में विश्वास रखते हैं। इनफैक्ट ट्रंप पहले राष्ट्रपति थे जो नॉर्थ कोरिया जाके वहाँ के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनसे मिले थे। तो और उसके साथ भी उनका व्लादिमीर पुतिन के साथ भी अच्छा कनेक्शन है। इवन सी जिनपिंग के साथ भी उनकी बातें अच्छी होती है। तो इसीलिए वो युद्ध के लिए नहीं है। इजराइल पैलेस्टीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो उनके समय में नहीं हुआ था। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है ये भी उनके समय में नहीं हुआ था। तो इसीलिए ट्रंप को माना जाता है कि वो युद्ध के अगेंस्ट है। अब यहाँ पे देखें कि जो बाइडेन ने क्या किया है। तो WW3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर फॉर पुतिन, अमेरिकन सोल्जर कैरिड आउट ATACMs strike in Russia. Ukraine fired US-made long-range missiles into Russia for the first time. अब ये जो मिसाइल्स हैं ये पहले यूक्रेन के पास नहीं थी, या अलाउ नहीं किया गया था यूक्रेन को कि ये छोड़े जाएं। ये जो मिसाइल्स हैं ये बेसिकली रशिया के अंदरूनी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी यूक्रेन कोई भी हमला नहीं कर रहा, और रशिया भी कोई भी हमला यूक्रेन के अंदर नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एस्केलेशन बहुत ही बढ़ जाएगी। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब कि इसमें परमाणु हथियार भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं है। और ये ज़्यादा विध्वंस कर सकते हैं, और वो क्षेत्रों में जहाँ पे रशिया में युद्ध से कोई कनेक्शन नहीं है वहाँ पे भी युद्ध ला सकते हैं। तो इसके बदले फिर रशिया ने क्या किया, तो रशिया ने भी अपने तरफ से कुछ हथियार छोड़े हैं, कुछ मिसाइल्स दागे हैं जो कि यूक्रेन के अंदरूनी क्षेत्र में हुए हैं। पुतिन ने कहा है कि अगर पश्चिमी देश इसको आगे बढ़ाना चाहते, इस युद्ध को ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, तो वो भी तैयार है। तो इसीलिए ये किसी के वहम में नहीं रहे कि रशिया इस युद्ध को आगे तक नहीं ले जा सकता, रशिया फुली कैपेबल है। तो वो वार्निंग उन्होंने दी है। अब बात ऐसी है कि पहले इतिहास में जाते हैं कि इन दोनों के बीच में युद्ध क्यों हुआ।
तो आपको पता ही है कि विश्व युद्ध दूसरे के बाद जो शीत युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका एक अपना सुपर पावर बन के उभरा था, क्योंकि यूरोप पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन एक सुपर पावर बन के उभरा था, इंडस्ट्रियल जाइंट बन के दोनों उभरे थे, और दोनों के बीच में फिर शीत युद्ध चला था, प्रॉक्सी वॉर्स चले थे। तो उसमें हुआ था क्या कि कौन अब एक दूसरे के ऊपर जाएगा। तो आखिरी में 1987 में जो सोवियत यूनियन है वो बिखर गया, अमेरिका की जीत हुई। लेकिन एक बात ये थी कि जब ये सोवियत यूनियन टूटा था और नेगोशिएशंस हुए थे दोनों के बीच में, तो ये आपका रशिया है, यहाँ पे फिनलैंड है, और ये जो बॉर्डर लाइन है आपको दिख रही है यहाँ पे, इसके इधर रशिया होगा और इसके इधर ये सारे जितने देश हैं, ये सभी जो देश थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, इवन पोलैंड जो थे, वो सभी सोवियत यूनियन के कब्जे में थे उस समय। तो अभी क्या हुआ कि जब सोवियत यूनियन बिखरा था, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी पश्चिमी देश जो एक साथ एक नाटो जो ग्रुप बन के उभरे थे, मिलिट्री अलायंस थी उनकी, तो रशिया ने ये डिमांड किया था कि आप इन देशों को अपने साथ शामिल ना करें, क्योंकि ये एक बफर जोन के रूप में रहेंगे। इधर आपका नाटो पूरा रहेगा और इधर रशिया रहेगा, और बीच में यहाँ पे कोई युद्ध जैसी संभावना नहीं रहेगी। तो पश्चिमी देश या नाटो जो है, उस समय उन्होंने एग्री कर लिया था। लेकिन बाद में हमें ये देखने को मिला है कि ये सारे देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये सभी देश जो है अब नाटो का हिस्सा है। इवन जो हंगरी है वो भी नाटो का हिस्सा हो चुके हैं। आखिरी जो बड़ा देश बचा था वो था यूक्रेन। तो इसीलिए अब रशिया पूरी तरह से ये मतलब डेंजर महसूस करने लगा कि अब नाटो के साथ आप अगर अलाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि नाटो के बेसिस, मिलिट्री बेसिस, जिसमें अमेरिकन मिलिट्री के भी जो बेसिस हैं, वो इन सारे देशों में आ सकते हैं, और इनफैक्ट न्यूक्लियर जो हथियार होंगे वो भी इन सभी देशों में आ सकते हैं। तो इसीलिए रशिया को खतरा महसूस हुआ, खतरे की घंटी हुई। यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन बाद में जो सोवियत यूनियन टूटा, तो इन दोनों के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई खास डिफरेंसेस नहीं थी। उन्होंने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी, जिसमें ये लिखा गया था कि एक दूसरे की जो बॉर्डर्स है उसकी समानता होगी। लेकिन अब धीरे धीरे यूक्रेन में पश्चिमी देशों का जो दखल है वो होने लगा, और वो एक तरह से इतना बढ़ चुका था कि जो रशिया के साथ सहयोग वाले सरकार थे यूक्रेन में, उनको हटा दिया गया था। और फिर जेलेंस्की को, व्लादिमीर जेलेंस्की जो है, वोल्दिमीर जेलेंस्की जो भी प्रोनाउंसिएशन है, उनको लाया गया, और फिर यूक्रेन जो है पूरी तरह से पश्चिमी देश के उसमें आ गया। रशिया ने फिर क्या किया था कि 2014 में उन्होंने इस क्षेत्र को अपने पास हथिया लिया था। अब ये जो क्षेत्र पहले यूक्रेन के पास था, लेकिन अब रशिया के पास है। इसका नाम है क्रीमिया, आपने जरूर सुना होगा। ये पेनिनसुला है, इसको अब रशिया अपने पास रखा है। ये 2014 यानी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। तो फिर क्या हुआ कि फिर भी जो रशिया चाहता था कि दोनों के बीच में सहयोग हो, दोनों में दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन जो पश्चिमी देश है ये इसको बढ़ावा देते रहे, और अभी देखने को ये मिला है कि 2014 के बाद भी रशिया चाहता था कि यूक्रेन के साथ समझौता हो जाए, दोनों के बीच में शांति की ट्रीटी हो जाए। उन्होंने कोशिश भी की थी, मिन्स्क 1, मिन्स्क 2, मिन्स्क जो है ये बेलारूस जो रशिया का सहयोगी देश है, वहाँ पे उन्होंने एक ट्रीटी की थी यूक्रेन के साथ, लेकिन दोनों ट्रीटी फेल हो गई। आखिरी में फिर रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं दिखते हुए उन्होंने अटैक कर दिया। अब रशिया जो है, उन्होंने यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र उस पर कब्जा जमा लिया। ये लगभग अब क्षेत्र जो है वो रशिया के पास है। तो युद्ध अभी भी चल रहा है, अभी भी यूक्रेन चाह रहा है कि उस क्षेत्र को छुड़ाया जाए, और रशिया चाह रहा है नहीं छोड़ा। उसका मुख्य कारण है ये ब्लैक सी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे भी नाटो अपने वेपन्स ले आएगा, यूएस अपने मिलिट्री बेस बना देगा, तो वो डायरेक्ट मॉस्को के बहुत ही नज़दीक आ जाएगा। इस वजह से रशिया को खतरा है। और एक और ये बात भी है कि इधर नाटो के बेसिस हैं आपके जो पश्चिमी रशियन क्षेत्र है, और जो
पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे भी यूएस के बेसेस है, जैसे जापान में बेस है, साउथ कोरिया में बेस है, इवन फिलीपींस में भी बेस है, सिंगापुर में भी बेस है। तो रशिया एक तरह से अपने आप को घिरा महसूस कर रहा है। अब ये तो बात आ गई कि शीत युद्ध का जो भी चीज़ें हुई थी, उसके बाद ये सारे चीज़ें देखने को मिली है। और इवन और सभी जो युद्ध हुए हैं उसका भी एक तरह से लिंक रशिया के साथ है, जिसमें सीरिया वाला जो युद्ध हुआ था, जिसमें असाद को हटाने की बात की गई थी। अब ये जो सीरिया है और या फिर इजराइल के साथ अभी पैलेस्टीन का युद्ध है, ये इराक के साथ युद्ध, ये सभी उसी से लिंक है। और क्यों लिंक है, तो उसका मुख्य कारण है कि कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पहले जो यूरोप था, खासकर जर्मनी, इस और ये सभी जो देश थे वो रशियन गैस जो है, नेचुरल गैस, उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और उसके कारण रशिया पे अगर अटैक होता है तो गैस बंद हो जाती है, या फिर गैस आने में प्रॉब्लम रहेगा, तो इसके कारण जो पावर है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सभी बढ़ जाएंगी। दाम बढ़ चुके हैं, अभी भी बढ़ चुके हैं। तो उसका सॉल्यूशन ऐसा निकाला गया था कि टर्की के थ्रू जो है जर्मनी को गैस पहुंचाई जाएगी, और वो गैस हो जो आएगी वो बेसिकली आपके कुवैत या कतर से गैस आएगी। तो यहाँ पे कुवैत है और यहाँ पे कतर है। यहाँ से एक पाइपलाइन जाएगी, पाइपलाइन जाके फिर सीरिया इराक के थ्रू वो टर्की होते हुए फिर जो जर्मनी है वहाँ जाएगी। लेकिन यहाँ पे असाद ने अवरोध कर दिया। अब असाद ने जो अवरोध किया है, इसके कारण फिर उनको हटाना था। असाद कोई मानव अधिकार के लिए नहीं है उनके साथ युद्ध किया गया कि वो डिक्टेटर है। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डिक्टेटर के साथ दोस्ती बनाने में। इवन सऊदी अरेबिया जो है वो भी डिक्टेटर वाले ही है, लेकिन उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ से कतर के साथ आपकी वो जो गैस पाइपलाइन जानी थी वो अब नहीं गई है। तो ये सारी चीज़ें की गई थी ताकि रशिया को आइसोलेट किया जाए, लेकिन रशिया अभी भी दम खड़ा है। और उसका एक और कारण ये भी है कि जो चाइना है और भारत दोनों रशिया के पक्ष में है। जैसे मैंने आपको बताया सारी बातें, किस तरह से रशिया अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है, और इस वजह से उन्होंने, जो व्लादिमीर पुतिन थे, उन्होंने चाइना जाके वहाँ पे बात की थी, शी जिनपिंग से भारत आके नरेंद्र मोदी के साथ बात की थी कि हम युद्ध में जा रहे हैं। इनको पहले बता दिया गया था, इसीलिए भारत और चाइना का जो रिएक्शन है वो कोई हॉस्टाइल वाला रिएक्शन नहीं आया था। तो इसीलिए ये एक बात हो गई। अब बात आती है कि दूसरा कारण क्या है। तो आपको पता है कि जो 2 विश्व युद्ध हुए थे उसमें बहुत ही लोगों ने कमाई की थी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बैंकर्स हैं, जो फाइनेंसियर्स हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो बनी है अमेरिका या पश्चिमी देशों में, उन्होंने बिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस बनाए थे, प्रॉफिट बनाए थे। और उसका मुख्य कारण है क्योंकि जो युद्ध होते हैं वो बहुत ही बड़ा व्यवसाय लेके आते हैं। और उसमें आपको पता है कि बस हथियार तो नहीं चलते हैं, उसके साथ ही आपके जो सैनिक होंगे वो बस हथियार ही चलाएंगे ऐसा तो है नहीं, वो खाएंगे भी, डेली यूजेज वाले जितने भी चीज़ें होंगी उसका भी यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जो कंजप्शन रेट है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और इन सभी जो जिनके कंट्रोल में इंडस्ट्री होती है, खासकर प्राइवेट प्लेयर्स के, वो प्रॉफिट बनाने लगते हैं। अब प्रॉफिट बनाते हैं तो क्योंकि वो प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, सरकार से जितना वो डिमांड करेंगे सरकार को उतना देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सभी चाहते हैं, जो इस तरह के कॉरपोरेशंस हैं, कि युद्ध हो। और विश्व युद्ध के बाद अमेरिका युद्ध में गया था, लेकिन उतने बड़े युद्ध हुए नहीं थे। जैसे कि डेजर्ट स्टॉर्म या फिर इराकी वॉर, अफगानिस्तान वॉर, सीरिया पे अटैक, लीबिया पे अटैक, युगोस्लाविया पे अटैक, वियतनाम पे अटैक, बहुत सारे इस तरह, अफ्रीका में कई देशों में युद्ध चल रहा है। तो ये सभी चीज़ें उसी मोटिव को लेके आती है। लेकिन विश्व युद्ध से बड़ा तो कोई युद्ध हो नहीं सकता है, और वहाँ जो प्रॉफिट बनेगी उसका तो कोई अनुमान ही नहीं है। एक और बात है, ये भी प्रॉफिटिंग की बात है, ये देखना जरूरी है। टॉप 10 कंट्रीज बाय वैल्यू ऑफ ऑल देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितना प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है रशिया में,
वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू 75 ट्रिलियन टन्स, सॉरी 75 ट्रिलियन डॉलर्स जो है रशिया में रिसोर्सेज है नेचुरल, जिसमें कोल आता है, नेचुरल गैस, ऑयल, टिम्बर, रेयर अर्थ मेटल्स, मिनरल्स जो भी हैं। उसके बाद अमेरिका आता है जो कि 45 ट्रिलियंस। जो ये 75 ट्रिलियंस है, ये भी जो अमेरिकन या जो पश्चिमी देश के फाइनेंसियर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके हाथ में आए। रशिया अगर टूटेगा तो ये सभी चीज़ें उनके हाथ में आएंगी, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसीलिए वो भी एक यहाँ पे मोटिव है। ये यूक्रेन अभी जिस तरह से एक बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है, वहाँ पे करप्ट पॉलिटिशियंस है, पश्चिमी देश उसमें अरबों सैकड़ों अरबों रुपए डाल रहे हैं या डॉलर्स डाल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में मुझे लगता है कि 120 अरब से भी ज़्यादा डॉलर्स यूक्रेन में डाले हैं। पश्चिमी देश भी लगभग उतना ही उन्होंने भी अमाउंट डाला है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी अरब डॉलर्स यूक्रेन में गए हैं वो वापस फिर अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को गए हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स को गए हैं, रियल एस्टेट को गए हैं। तो जो पैसा डाला वो फिर वापस आ गया। तो सरकार ने टैक्स पेयर का पैसा डाला और वो प्रॉफिट के तहत इन सभी कंपनी के पास वापस आ गया। तो जो यूक्रेन में अब बहुत सारी जो खेती वाली ज़मीनें हैं वो अब इन कॉरपोरेशंस के पास है। रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो भी इन कॉरपोरेशंस के पास है। यूक्रेन में इतनी अधिक मात्रा में वहाँ पे खाना मिलता है, खाना उपजता है कि अफ्रीका देश में सभी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अब इस पे अगर कंट्रोल आ जाएगा तो अफ्रीकन जो फूड मार्केट है वहाँ पे पश्चिमी देशों के कॉरपोरेशन का एक तरह से दबदबा हो जाएगा। तो ये सभी उस तरह से आपको सिनेरियोज मिलते ही, बस एक एंगल नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है यहाँ पे। रशिया अच्छा है, यूक्रेन अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। रशिया अपने आप को बचाना चाहता है, यूक्रेन अपने आप को झोंक रहा है एक तरह से बलि का बकरा पश्चिमी देशों के हाथों में। आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे बताएं। साथ में लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।